बेटा हमने कल समास किए थे, समास हमारे खत्म हो चुके हैं, समास का चैप्टर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलंकार। क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार क्या है? तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। तो अलंकार है वो दो शब्दों से योग से बना है। अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अलम तथा कार। अलम का मतलब होता है शोभा, कार मतलब करने वाला, यानी शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार की परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार से तात्पर्य, अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ होता है भूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी साज सज्जा के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं श्रृंगार के लिए, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता कामिनी अपने श्रृंगार या सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म है वो अलंकार है। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार से अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकार काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। इसके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभाव, उत्पकता तथा चमत्कार आ जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तो अलंकार क्या है कि आपको बता दिया कि अलंकार है शोभा बढ़ाने वाला, कि काव्य के शोभा कारक धर्म है वो अलंकार है। कि जिस प्रकार से एक स्त्री है वो गहने पहन के और सुंदर लगने लग जाती है, उसी प्रकार से जब अलंकारों का प्रयोग काव्य में होता है तो वो बहुत ही उसमें स्पष्टता आती है, प्रभाव, उत्पकता आ जाती है। जैसे राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी, चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले वाला वाक्य है राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी, दूसरे में हमने कहा चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही थी यमुना जल पर। दोनों में अंतर है, वाक्य सेम है लेकिन दोनों के काव्य में अंतर है पढ़ने में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, वर को छोड़ो और वर ले लो। तो उपयुक्त तीनों उदाहरणों में क और ख भागों में एक ही बात को भिन्न भिन्न रूपों में कहा गया है। कि जो तीन वाक्य बताए क ख, जिसमें क है इसमें और ख बातें सेम है लेकिन उनको कहा अलग रूप में गया है। स्पष्ट है कि क की अपेक्षा ख अधिक सौंदर्य है। इसका कारण है ख भाग में अलंकार प्रयोग से चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। तो अलंकार का प्रयोग सदा कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं करता। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता और सादगी का मनोरम लगता है, और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को आभूषण लाद कर कुरूप बना दिया जाए। कि ऐसा नहीं है कि हर किसी काव्य में अलंकार डालकर उसे सुंदर बनाया जा सके। कभी कभी सादगी और सहजता से भी बात सुंदर लगती है। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर निर्भर है, अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार और अर्थ वैशिष्ट्य ही कथन के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। कि जो भाषा और साहित्य है उसमें दो प्रकार से जो सौंदर्य वो निर्भर करता है, एक तो शब्द से और दूसरा अर्थ से। तो विशिष्ट चमत्कार है वो शब्द से आता है या फिर अर्थ से आता है। तो इसी कारण है वो अलंकार है उनको हमने दो भागों में बांटा है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार में। जैसे इसका एक तीसरा भेद भी होता है उद्भय अलंकार, जिसके अंदर अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। लेकिन आपके दो ही दे रखे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका प्राय रख देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से ये शब्द दे रखा है, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। उपयुक्त वाक्यों में कानी शब्द दो बार है, पहले कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न हुआ कर रहा है। इसी प्रकार
का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा और कुल मान का प्रयोग किया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आएगा। तो यहाँ पर शब्द के रूप में अलंकार आया। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे यहाँ पर, शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अब के शब्दालंकार जो अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि शब्दालंकार हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य और चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। कि जहाँ पर कथन में सौंदर्य और चमत्कार है वे शब्द पर नहीं बल्कि अर्थ के कारण आता है, वहाँ अर्थ अलंकार है। जैसे मखमल की झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसके सर, ध्वज और शोभा की सौंदर्य किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया है। तो यहाँ अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्थालंकार है जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के आपके मुख्य अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति आदि अलंकार। तो आपको ये अलंकार हैं, ये नोटबुक में नोट करने हैं। अलंकार, इसकी परिभाषा और अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार और अर्थालंकार के परिभाषा। थैंक यू। Hello students, welcome in English class of 9th and we are going through our moment textbook. Okay beta? And we are doing our 6th chapter. We have finished our 5th chapter, Happy Prince, and now we are going to start our 6th chapter, Weathering the Storm in Irsham. This is our first video of this chapter. Okay? The name of the writer is Harsh Mender. The cyclone that hit Orissa in October 1999. साइक्लोन का मीनिंग मैंने आपको बताया चक्रवात। जिस चक्रवात ने उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में जो आया, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बेटा हज़ारों लोगों की उसमें मौत हुई, एंड डिवास्टेड द हंड्रेड्स ऑफ द विलेजेस, और लगभग सैकड़ों गांव उसमें तबाह हो गए। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 भयानक रातें जो है, प्रशांत नाम का एक लड़का है, एक यंग मैन, एक युवाई आप लगा लीजिए, वाज मोन ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, जिसने अपने आप को घर की छत पर लेकर यानी शरण ली और अपने आप को बचाया। ऑन द 3rd डे, और तीसरे दिन ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू गो टू हिज विलेज, कि वो अपने गांव जाए। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार को ढूंढ पाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर डेथ, अपनी माँ के 7 साल की मृत्यु के बाद, 7 साल की मृत्यु के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा। प्रशांत जो है वो इरसामा हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में जाता है। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो कि बेटा तटीय उड़ीसा का एक तटीय शहर है, कस्बा है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, और प्रशांत के गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, वहाँ अपने मित्र घर वो कुछ हम कहेंगे वहाँ दिन बिताने गया था। इन द इवनिंग यानी 27 अक्टूबर की शाम को, ए डार्क एंड मिनेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, अचानक शाम को अंधेरा छाने लगा और एक डरावना तूफान जो है वो बन गया। विंड बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज, तेजी से हवा चलने लगी, मकानों से टकराने लगी। विद ए स्पीड एंड फ्यूरी, बड़ी तेज गति से और गुस्सेल तरीके से, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर,
और प्रशांत ने आज से पहले कभी इतनी तेज हवा और तूफान नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेंस रेन फिल्ड विद द डार्कनेस। कहते हैं कि भारी और लगातार बारिश ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया। एंसेंट ट्रीज वर, और प्राचीन जो पेड़ जो थे अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, वो जड़ से उखाड़ फेंके और वो पृथ्वी पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज द पीपल एज द हाउसेस वर स्विफ्टली वास्ड अवे। चीखे हवा में लोगों की आने लगी और घर जो थे बेटा वो बड़ी आसानी से यानी हम के धराशायी होने लगे। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू द फ्रेंड्स हाउस। गुस्सेल पानी जो है हम कहें तेज गति से उसके दोस्त के घर में घुस गया, नेक डीप, गर्दन तक। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोटार and was strong enough to survive the devastations of wind velocity of 350 kilometers per hour. माफ कीजिए बेटा। कहते हैं कि भाई बिल्डिंग जो थी बेटा वो ईंटों से बनी हुई थी, काफ़ी मजबूत थी, और ये भी बताया गया है कि वो लगभग 350 किलोमीटर की रफ्तार से विंड की गति को झेल सकती थी। But the cold terror of family grew with the crushing of the trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन परिवार वालों का भय उस वक्त बढ़ गया जब दो पेड़ बेटा वो उखड़कर और उनकी छत पर आ गिरे। Sometimes in the middle of night, damaging its roofs and wall. लगभग आधी रात को वो उनके घर पर गिर गए और छत का कुछ हिस्सा उन्होंने और दीवार का कुछ हिस्सा डैमेज कर दिया। The crash destructions wrought by the cyclone and the surge of the ocean continue for the next 36 hours. उस विनाशकारी तूफान ने वहाँ पर जो कि समुद्र से उठा था लगभग 36 घंटे तक वो जारी रहा। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning. यद्यपि अगली सुबह तक हवा की जो गति जो थी बेटा वो थोड़ी सी कम हुई। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, पानी का जो स्तर जो था बेटा वो उठ रहा था घर के अंदर। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली मेंबर, प्रशांत और उसके परिवार के जो सदस्य थे हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, छत पर जाकर उन्होंने शरण ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस। प्रशांत जो है उस घटना को कभी नहीं भुला पाएगा जो उसने अनुभव दिया एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवास्टर रोट बाय सुपर साइक्लोन। जो दुखद उसने उस सुपर साइक्लोन के द्वारा देखा। इन ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, कहते हैं कि अगली सुबह की ग्रे मॉर्निंग में, यानी हम कहेंगे कि भाई सूर्य उदय से पहले जो उजाला होता है उसमें, ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। बताया उसने कि भूरे रंग की पानी की जो शीट जो थी उसने चारों तरफ से घेर रखा था, जहाँ तक नजर जाती थी पानी ही पानी था। ओनली फ्रस्ट्रेटेड सीमेंटेड हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। कुछ जो हम कहेंगे सीमेंटेड हाउस जो थे बेटा वही बचे हुए थे, बाकी सब गिर गए थे। आज के मैं इतने वीडियो में बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। Good morning students, welcome again to our channel. Students, in our previous lecture we have discussed about our chapter number 2 from your history book, and we have already completed of that chapter. So today we will start a new chapter, chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. In this chapter we will discuss about the Hitler and Hitler policies. Okay, so let's start now. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हिटलर का राइज किस तरह से हुआ और हिटलर की पॉलिसीज या हिटलर एक तरह से किस तरह से
उसका उदय जो है लोगों के सामने आया और किस तरह से उसने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की। सो इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 का स्प्रिंग सीजन में या वसंत के मौसम में a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 11 साल का एक जर्मन लड़का बिस्तर में लेटा हुआ था, लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। उसका नाम था हेलमुट। ओके, बात कब की है? 1945। तभी उसने क्या किया कि उसने अपने पेरेंट्स की कुछ समथिंग इन सीरियस टोन्स, कुछ ऐसे दबी दबी सी आवाजें या कुछ सीरियस बातें जो हैं सुनाई दी। His father, a prominent physician, was discussing with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. अब वो डिस्कस क्या कर रहे थे बेटा उसके पेरेंट्स, उसके जो फादर थे। तो उसने जब ध्यान लगा के बातचीत सुनने की कोशिश की तो वे एक सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे थे। एंड हेलमुट के जो फादर थे वो जर्मनी के एक प्रसिद्ध फिजिशियन या एक चिकित्सक थे। उस समय वे अपनी पत्नी से पूछ रहे थे, वो डिस्कसिंग विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड, मीन्स क्या वो उन्हें स्वयं को पूरे परिवार सहित खत्म कर देना चाहिए, क्या ये समय आ गया है कि उनको पूरी फैमिली को खुद ही खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। मीन्स इस तरह की सीरियस बातें जो है उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही थी। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूस। अब क्या था कि उन्हें अपना एक फ्यूचर जो था वो अंधकार में दिखाई दे रहा था। फियर ऑफ रिवेंज, एक डर उनके सामने था। वे घबराहट भरे स्वर में अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अलाइज या मित्र राष्ट्र जो है वो अभी भी उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा बर्ताव हमने व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड, जैसा हमने क्रिपल्ड एंड जूस के साथ किया। ओके, मीन्स अपाहिजों और यहूदियों के साथ जैसा हमने किया है वैसा ही मित्र राष्ट्र भी हम हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे। द वेरी नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स where they spent their last happy time together singing and children's song. अगले दिन सुबह वे हेलमुट के साथ बाग में घूमने गए। ये आखिरी मौका था कि वो जो है अपने फादर के साथ एक तरह से समय बिता रहा था। दोनों ने बच्चों के कुछ पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त साथ खेलते कूदते बिताया। देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, और कुछ गीत वगैरह गा के अपना टाइम बिताया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? लेटर हेलमुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। कुछ टाइम के बाद हेलमुट के फादर ने अपने आप को शूट कर लिया अपने ही ऑफिस में। अब खुद गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। सो हेलमुट रिमेम्बर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस। अब हेलमुट इस चीज को याद करता है, उसको वो पल आज भी याद है जब उसके पिता की ब्लडी मीन्स खून से सनी हुई जो यूनिफॉर्म थी, जो वर्दी थी, उसको घर के ही फायरप्लेस में जला दिया गया था। अब हेलमुट सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. अब ऐसा हुआ कि हेलमुट एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था ये सारी चीजें सोच के। उसने जो कुछ भी सुना, what he had overheard and what had happened. तो स्टूडेंट्स ये हम स्टोरी को एक तरह से इसका बैक पॉइंट जो है अब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से भी डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्यों थी, हेलमुट ऐसी चीजें क्यों सोच रहा था या उसके फादर ने ऐसा जो है क्यों किया था। एंड तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उसने जो कुछ भी सुना, तो उस जो कुछ भी उसने देखा, तो उसके दिलो दिमाग पर इतना ज्यादा गहरा असर पहुंचा, गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वो अपने घर में अच्छे से खाना भी नहीं खा पाया। बिकॉज उसको बहुत ज्यादा डर था। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसको डर था कि कहीं उसकी माँ उसको भी जहर ना दे दे, क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुनी थी कि वो जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या उसको पूरी फैमिली को खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. अब मेन क्या है कि हेलमुट उस समय समझ ही नहीं सका, लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या थी कि उसके फादर जो है एक नाजी थे, ओके, एंड ए सपोर्टर ऑफ एडल्फ हिटलर, और एडल्फ हिटलर के कट्टर सपोर्टर्स में से एक थे। मैनी ऑफ यू विल हैव सम नॉलेज अबाउट द नाजीज एंड हिटलर।
आप शायद जानते भी होंगे कि हिटलर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नाजियों के बारे में। तो नाजियों का जो नेता था, जो लीडर था, वो था हिटलर। यू मे हैव आइडिया ऑफ हिटलर्स डिटरमाइनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वायरिंग ऑल ऑफ यूरोप। आप शायद इस चीज के बारे में जानते भी होंगे कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए वचनबद्ध था। डिटरमाइनेशन उस चीज के लिए थी कि वो जर्मनी को वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाएगा। वह पूरे यूरोप को जीतकर जर्मनी का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग ऑल ऑफ यूरोप मीन्स उसकी इच्छा पूरे यूरोप को जीतने की थी। टू हैव अचीवमेंट ऑफ हिज एम्बिशन ही किल्ड ज्यूज, और उसने अपनी इस एम्बिशन को एक तरह से पूरा करने के लिए बहुत सारे यहूदियों को मारा। ठीक है, तो यहूदियों का वो कट्टर दुश्मन था, उसने बहुत सारे ज्यूज को मारा था। इट वॉज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, इट वॉज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। तो ये क्या था बेटा, ये एक पूरा नाजीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था, यह पूरी एक ऐसा सिस्टम था जो आइडियाज पूरे दुनिया और राजनीति से रिलेटेड था। ओके, मीन्स दुनिया और राजनीति के बारे में एक पूर्ण व्यवस्था थी, विचारों की एक पूरी संरचना थी, जिसको हम नाजीवाद कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट वाज नाजीज्म, दैट नाजीज्म वाज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजीज्म वाज ऑल अबाउट। लेट अस स्टडी व्हाई हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। तो आइए नाजीवाद का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। नाजीवाद क्या था, इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हेलमुट के पिता ने किस चीज से डरकर आत्महत्या की थी, क्यों उसने अपने आप को सुसाइड किया, एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज फियर, और उसका डर जो है वो क्या था। सो अब हम पढ़ते हैं इसके स्टार्टिंग से स्टोरी। जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज इन मे 1945। जर्मनी ने मई 1945 में अपने जो अलाइज थे उनके सामने सरेंडर कर दिया था। आप सभी को पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू चला था। ओके, तो उसमें एक्सिस पावर एंड अलाइज पावर 2 ग्रुप्स थे, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था। सो उस टाइम जर्मनी ने 1945 में अपने मित्र राष्ट्रों के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोइबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर अब जान चुका था कि वो लड़ाई हारने वाला है। ओके, तो हम ये एक बार एक उसका जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्टार्टिंग से ये समझ में भी आएगा स्टोरी की हेलमुट के फादर ने एक तरह से हत्या क्यों की, क्योंकि उनका यहूदियों से इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों थी। तो इसमें क्या है कि हिटलर जो है ये चीज जान चुका था 1945 में कि अब वो लड़ाई हारने वाला है, इसलिए हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री जो था उसका गोबल्स, तो उस गोबल्स ने भी बर्लिन में बने एक बंकर में पूरे परिवार सहित अप्रैल में सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। Now, at the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi the war criminal charges like crimes against peace and humanity. अब युद्ध के समाप्त होने पर न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय मींस इंटरनेशनल सैनिक अदालत की स्थापना की गई, एक ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल जिसको हम बोल रहे हैं, टू प्रोसिक्यूट नाजी। ओके, और द वॉर क्रिमिनल चार्जेस लाइक क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों मींस पीस के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन थे, नाजी। उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए मींस एक तरह से उस पर मुकदमा चलाने के लिए इस चीज का जिम्मा पूरा इस अदालत को, मिलिट्री ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। ओके, तो जर्मनीज एक्शन like crimes against humanity during the war raised serious ethical questions and invited worldwide condemnation. Let us study these acts. अब जर्मनी युद्ध के दौरान जर्मनी के द्वारा इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों के कारण से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ खड़े हुए, और उसके जो एक काम थे, जर्मनी ने जो इस तरह की मतलब हिटलर के थ्रू जो है हरकतें की थी, उसके कृत्यों की, उसके काम की दुनिया भर में एक तरह से निंदा हुई। लेट अस स्टडी, तो ये काम उसके क्या थे जो इस तरह से उनकी आलोचना हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेट अस स्टडी दीज एक्ट्स।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक इमेज जो है ये देख लेते हैं। यू कैन सी हिटलर, जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हिटलर है सेंटर में, एंड गोइबल्स इसके लेफ्ट में गोइबल्स है, ठीक है। तो लिविंग आफ्टर एन ऑफिशियल मीटिंग 1932 में एक सरकारी मीटिंग के बाद, गवर्नमेंट मीटिंग जो इनकी हो रही थी उसके बाद ये ऑफिस से बाहर निकलते हुए का सीन है। तो ये आप हिटलर की फोटो यहाँ पे पिक्चर जो है देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all about your today's lecture, and tomorrow we will discuss our next paragraph and remaining chapter. Okay, thank you. बच्चों, हम सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड स्पियर्स में से आज मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस में भी हम यही स्टडी करेंगे। उसी का वीडियो मैं बना रही हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है बच्चों? इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है, उसी को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो बच्चों हम पहले होमोजीनियस को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात, होमोजीनियस मिक्सचर बनने के लिए जिन सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए मिक्स होने के बाद। दूसरी बात, जिन चीजों को आपने मिला करके जितना भी मिक्सचर बनाया है, सारे मिक्सचर में वो जो परसेंटेज आपने ली है, जो क्वांटिटी ली है, पूरे मिक्सचर में बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शुगर वाटर बनाते हैं, शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, तो पहली बात तो शुगर और वाटर कंप्लीटली मिक्स हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि शुगर नीचे ज्यादा हो, डिजोल्व नहीं और वो सॉलिड स्टेट में हो, अलग से नहीं। दूसरा, जब आप शुगर वाटर में डिजोल्व कर लो, कंप्लीटली मिक्स जब हो जाएगी, तो आप जो आपने ग्लास ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, उसमें से चाहे आप जो टॉप में से आप ले लेना मिक्सचर को, तब भी बराबर टेस्ट मतलब मीठा आपको बराबर लगेगा, चाहे बीच में से ले लेना, चाहे बॉटम में से। तो यूनिफॉर्मली शुगर डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, किसमें बच्चों? वाटर में, तब उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस। तो बच्चों देखिएगा, दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग ना हो, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब उनको सेपरेट ना कर सके, मिक्सचर जो बना हुआ है उसमें वो अलग अलग ना दिखे। जैसे सोल्ट इन वाटर आपने मिलाया है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, और आपको पूरे मिक्सचर का टेस्ट, कलर, आइडेंटिटी एक जैसी दिखती है, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, कंपोजिशन का मतलब जिससे हमने बनाया है वो एक जैसा होना चाहिए पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब जिन चीजों को आपने मिलाया वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे मिलाकर के आपने मिक्सचर को बनाया है। अ मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर इन वाटर कैसा बनता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर, वेयर मिक्सचर बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैव सेम शुगर वाटर कंपोजिशन। क्योंकि जितना भी हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया है, पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन मिलेगी शुगर की, एंड अपीयर टू बी इक्वली स्वीट, और इक्वल मीठा लगेगा। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, अलग से दिखता भी नहीं है शुगर अलग और वाटर अलग, बिटवीन शुगर एंड वाटर पार्टिकल इन शुगर सॉल्यूशन। अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। टू मिजिबल मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, वो भी कैसा रहेगा? होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनियस। अनपोल्यूटेड एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर। अनपोल्यूटेड जो एयर है वो भी क्या है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ गैसेस का। लाइक कौन कौन सी गैसेज होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सारे होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं बच्चों? सॉल्यूशन कहलाते हैं। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन के क्या क्या है।
sugar solution, salt solution, copper sulfate solution, sea water, alcohol, water mixture, petrol, oil mixture, soda water, soft drinks, lemonade, vinegar, acetic acid in water, brass, copper plus zinc का mixture, air, kerosene, oil, petrol. Please note that kerosene and petrol are not single substance. ये single substance नहीं है. There are mixture of various compound of carbon and hydrogen. बहुत से कंपाउंड का मिक्सचर होता है और उन कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन. ये किससे मिलकर के बनते बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं. ओके बेटा, आप बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एक में तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन बनता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है. दूसरे में चोक और वाटर मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है ये, क्योंकि चोक के पार्टिकल आपको अलग दिखेंगे वाटर से, और थोड़ी देर रखोगे सेटल्ड डाउन हो जाएगा, मतलब चोक के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, वाटर अलग. ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, अलग रहते हैं, एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, एक सब्सटेंस दूसरे में फैल जाता है. सच एज स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट और बबल्स. स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में आर कोल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है चोक और वाटर. तो बेटा दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में फैल जाता है. देखो चोक और वाटर की जगह हम सैंड और वाटर ले, मिट्टी और वाटर को ले, तो भी ऐसा ही होगा. वो भी क्या है बच्चों? वो भी हेट्रोजीनियस है. ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती. इट हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स. अलग अलग दिखेंगे आपको, जैसे इस मिक्सचर में चोक के पार्टिकल अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा. द मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सुगर और सैंड का, सुगर और मिट्टी को हम मिला ले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव डिफरेंट सुगर सैंड कंपोजिशन. क्योंकि इस मिक्सचर में अलग अलग जितना भी मिक्सचर आपने बनाया है, तो कहीं सुगर ज्यादा है, कहीं सैंड ज्यादा है. सम पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव मोर सुगर पार्टिकल, कहीं पे सुगर के पार्टिकल ज्यादा है, विल हैव डिफरेंट सुगर सैंड कंपोजिशन. Some parts of this mixture will have more sugar particle, कुछ पार्ट में सुगर के पार्टिकल ज्यादा है, whereas other parts will have more sand particle, दूसरे में sand particle ज्यादा है. There is a visible boundary of separation between sugar and sand particle. Visual boundary भी है, दिख भी रहे हैं अलग अलग. The suspension of solid and liquid are heterogeneous. जो सस्पेंशन बनता है वो भी हेट्रोजीनियस होता है. सस्पेंशन का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंड हो जाते हैं. जैसे कि आपको चोक के पार्टिकल है जो सस्पेंड लटके हुए से दिखेंगे, किसमें बच्चों? वाटर में. तो ये भी क्या एक सस्पेंशन ही है. सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. फॉर एग्जाम्पल अ सस्पेंशन ऑफ चोक इन वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. चोक और वाटर का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस, वो सस्पेंशन ही होता है. मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर इमिजिबल लिक्विड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेज हो जो इमिजिबल है, लिक्विड हो, इमिजिबल हो, वो भी कैसा हो? इमिजिबल का मतलब एक दूसरे मिक्स ना हो, वो भी हेट्रोजीनियस होता है. जैसे आप ऑयल इन वाटर मिलाएंगे तो मिलेंगे तो है नहीं, तो वो भी क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. पेट्रोल और वाटर हेट्रोजीनियस है क्योंकि मिक्स नहीं होंगे. एज वी विल लर्न आफ्टर अ व्हाइल, ऑल सस्पेंशन एंड कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो बेटा थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, सस्पेंशन और कोलोइड भी क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कुछ एग्जांपल देखिए. शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, पोल्यूटेड एयर, गन पाउडर मैंने आपको बताया था, मिल्क, इंक, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, कोल, सोयल, वुड, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, आयरन फाइलिंग, सल्फर का मिक्सचर, डाइज, पेट्रोल, वाटर मिक्सचर, चोक एंड वाटर मिक्सचर, मड्डी रिवर वाटर, फ्लोर इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बटर, चीज, फेस क्रीम, सेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, फोग, मिस्ट, ये सारे कैसे बच्चों? ये हेट्रोजीनियस है. मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओनली सॉल्यूशंस एंड अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर. अलॉय के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. 2 और मोर मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है. वी विल नाउ टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. ओके बेटा,
टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर। हमने एक मिक्सचर लिया है आयरन और सल्फर का, हम इसको बताएंगे होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस। आयरन Fe होता है, इसका पाउडर लिया है, सल्फर एक येलो कलर का पाउडर होता है। तो देखिएगा बच्चों, व्हेन आयरन फाइलिंग्स, आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर ए ग्रेइश येलो मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। ग्रे येलो कलर का मिक्सचर बनता है। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मिक्सचर। बेटा ध्यान से समझना अच्छे से। एक मिक्सचर बनाया हमने, किसका बेटा? आयरन और सल्फर का। इसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इफ वी पुट ए मैग्नेट इन मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर, एक मैग्नेट रखते हैं, आयरन पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, दे स्टिक टू द मैग्नेट, मैग्नेट की चिपक जाएंगे, गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, सल्फर से अलग हो जाएंगे। सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सल्फर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, सो इट इज लेफ्ट बिहाइंड, ये पीछे रह जाएगा। सल्फर रह जाएगा आपके बॉल में और आपका जो आयरन है वो मैग्नेट की चिपक जाएगा। दस ए मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग सल्फर हैज बीन सेपरेटेड इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट। सेपरेट कर सकते हैं आयरन और सल्फर को बाय फिजिकल मेथड यूजिंग ए मैग्नेट। एक फिजिकल मेथड जिसमें हमने किसका यूज किया बच्चों? मैग्नेट का यूज किया है। फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर पा रहे हैं और अलग अलग भी दिख रहे हैं आपको। क्या? आयरन के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं, सल्फर अलग, तो ये है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही। बाकी इसकी आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। कोशिश करें कि इस वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बनेंगे। पहला है यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला हम करते हैं मोनेरा के बारे में। ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इट मीन्स कि इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। दूसरा आता है बेटा प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनके पास सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, मतलब ये अपनी मूवमेंट सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया की सहायता से करते हैं। प्रोटिस्ट की बात करें तो इनके अंदर इमेंस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। इट मीन्स ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली क्या हो सकते हैं? रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर डायटम्स, नेविक्यूला और डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसका है गोनियोलैक्स, स्लाइम मोल्स, फुलिगो एंड प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम। इसके अंदर मल्टी सेल्ड ग्रीन प्लांट्स और एल्गी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो मेंबर है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ये नॉन मोटाइल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सभी प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, द ऑल प्लांट्स हैव ए सेलुलोज सेल वॉल, मतलब प्लांट सेल्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको? सेलुलोज सेल वॉल आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बताता हुआ चलूँ, स्पायरोगायरा, सिलेजिनेला, पाइनस, डाइकॉट और मोनोकोट प्लांट, लीवरवॉट्स और मॉसिस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा सेलुलोजिक सेल वॉल। फिर आता है आपका किंगडम फंगी। किंगडम फंजाई कह लीजिए या फंगी कह लीजिए, ये मल्टी सेल्ड होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगी बेटा। कुछ फंगी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उनको देख पाएंगे। कुछ फंगी यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं तो उनके बीच में न्यूमेरस फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, जिसको हाइफा कहते हैं। हाइफा ब्रांच आपने प्रोफ्यूजली एंड फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड द माइसीलियम। बहुत सारी हाइफा जो ब्रांचेज हैं आपस में जुड़ जाती हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। सिंस फंगी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता बच्चों? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। या तो ये पैरासिटिक शो करेंगे या फिर स्पोरोफाइटिक अपनी लाइफ क्या करती हैं? शो करती हैं।
पैरासिटिक फंगी की अगर बात करें तो ये मोस्टली क्या करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं होस्ट सुपरफिशियली और दे कैन पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यूज़। मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का काम करते हैं। फंगी के अंदर क्या है बच्चों, एक होस्टीरिया क्या होता है डेवलप होते हैं, जो कि क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है थ्रू द होस्ट। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका म्यूकर। किंगडम एनिमेलिया इसमें आ जाता है बेटा। किंगडम एनिमेलिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इसके अंदर सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल में है सेल्पा, डोलियोलम, लैम्प्रे, शार्क, लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग, पैरट, वेल, बैट, ह्यूमंस, काऊ एंड कंगारो। ये सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या करते हैं बेटा, आते हैं। फिर करेंगे हम प्लांट किंगडम के बारे में। तो छठा यहाँ पर अगर प्लांट किंगडम आप देख पा रहे हैं तो किंगडम प्लांट ही आपको कल डिटेल में करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करें इनको अच्छे से रिवाइज करें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बच्चों में अगर बात करता हूँ तो किंगडम मोनेरा है ना, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, और फिर उसके बाद आता है एनिमेलिया, और फिर लास्ट में क्या आता है बच्चों, प्लांटाई। किंगडम मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बताए हैं। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आ जाते हैं। वहीं किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करता हूं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर ये एक्वेटिक एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं और ये मूवमेंट अपनी सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया की सहायता से करते हैं। प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर इमेंस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी। तो ये आपको यहाँ से याद करना है। किंगडम फंगी के बारे में बता दें। किंगडम फंगी के बारे में अगर मैं बताता हुआ चलूँ आपको, तो मल्टी सेल्ड होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, केवल हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। ज़्यादातर फंगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में एक ही डिफरेंस है। अगर मल्टी सेलुलर है तो हाइफा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बहुत सारे हाइफा आपस में जुड़ने के बाद एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहा जाता है। फंगी के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो ये किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह के भोजन प्राप्त करते हैं, या तो पैरासिटिक या स्पोरोफाइटिक लाइफ क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बेटा कि जो फंगी के अंदर क्या होते हैं, होस्टीरिया डेवलप होते हैं, जो क्या करते हैं किसी दूसरे होस्ट के अंदर से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर। लास्ट में किंगडम एनिमेलिया मैंने आज आपको बताया है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं बेटा, और अगर हम देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वो नॉर्मली वेल डेवलप्ड होती हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और हो सके तो कम से कम 2 या 3 बार आप इसको देखें, और MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class, chapter 13, exercise 13.5. 13.5 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए गोडाउन मेजर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट कितनी है, लेंथ 40 मीटर है, 25 मीटर ब्रेथ है और हाइट 50 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने वुडन क्रेट्स, लकड़ी के कितने कैरेट्स हम उसमें रख सकते हैं, और उनकी मेजरिंग हमें गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। हम कितने कैरेट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ गोडाउन इनटू में 40
25 इंटू 115 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 25 फोर जा 100 1000 आ जाएगा ये, इंटू में 15,000 मीटर क्यूब। गोडाउन की मेज़र आ गई। अब हमें कैपेसिटी फाइंड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वुडन क्रेट्स, वुडन कैरेट्स, उनकी जो मेजरमेंट है 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर। सभी को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। अब हमने गोडाउन की वॉल्यूम भी फाइंड की है, कैपेसिटी जो कैपेसिटी है, और जो उसमें अंदर स्टोर करना है वुडन कैरेट्स उनका भी। अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कैरेट उसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स that can be stored in godown equal to volume of godown डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारे पास 15,000 आ गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट 0.9375 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे हम 15,9375 पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10,000, ये आ जाएगा 15,000 अपॉन में 9375 मल्टीप्लाई में 10,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारे पास की कैलकुलेशन आ जाएगी 16,000 कैरेट्स। तो उसमें उसकी कितनी कैरेट्स आ सकती है वुडन की, गोडाउन में 16,000 कैरेट उसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 करेंगे अब हम। पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक जो विलेज है उसकी पॉपुलेशन 4,000 है, उसको रिक्वायरमेंट है 150 लीटर वाटर की पर हेड पर डे, मतलब डेली एक पर्सन को, एक आदमी को 150 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4,000। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है 20, 15 एंड 6। फॉर हाउ मैनी डेज विल बी द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कितने डेज लास्ट, ये कितने जो टैंक है वो कितने डेज तक चल सकता है, ये पानी कितने डेज तक लास्ट होगा। तो हमें पर हेड पर डे का फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैपेसिटी हो वाटर टैंक 20 लेंथ 15 ब्रेथ एंड 6 हाइट। कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में क्या होता है 1000 लीटर। वाटर है तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 18 लाख लीटर हमारे पास पानी हो गया टैंक के अंदर। नेक्स्ट हम फाइंड अब करना है वाटर रिक्वायर्ड बाय पर हेड पर डे कितना है 150 लीटर चाहिए, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 4,000। वाटर रिक्वायर्ड बाय
4,000 persons पर डे। 4,000 पीपल को डेली पानी की ज़रूरत है, वो इक्वल टू 150 इंटू 4,000। कैलकुलेट करेंगे इसको। 15 4 जा 60, 406 लाख। हमारे पास क्या आ गया, डेली रिक्वायरमेंट है 6 लाख लीटर। अब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे। दैट वाटर विल लास्ट, जो पानी जो है लास्ट तक कब तक रहेगा, दैट वाटर विल लास्ट इक्वल्स टू में कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में टोटल वाटर रिक्वायर पर डे। पर डे पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारे पास आया है 18 लाख लीटर अपॉन में पर डे हमें पानी की ज़रूरत है 6 लाख लीटर। 50 से 50 कैंसिल, 6 3 जा 18। इट मीन लास्ट जो पानी है वो कब तक होगा, 3 डेज तक। तो हमारा आंसर क्या है, 3 डेज। थैंक यू।